आधा चेहरा एपिसोड 2। आगे बढ़ते बढ़ते सोचते सोचते उसने एक फूल वाले की दुकान के पास टैक्सी रोक दी। उसने ढेर सारी गुलाब की पत्तियां खरीदी और पत्तियों के पैकेट को अपने पास रखकर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बहुत दूर जाने के बाद उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, फिर गुलाब की पत्तियों को लेकर पिछली सीट का दरवाजा खोला। पिछली सीट को अच्छी तरह साफ किया, फिर उस सीट पर तरोताजा खुशबूदार पत्तियां छिड़कने लगा, जैसे दुल्हन की सेज पर फूल बिखेर रहा हो। वो आधे घंटा पहले ही मंजिल के करीब पहुंच गया। सिविल अस्पताल के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। खिड़की के शीशे चढ़ाए हुए थे। उसने परफ्यूम की शीशी निकालकर उसे पिछली सीट की तरफ स्प्रे किया। थोड़ी सी खुशबू अपने लिबास पर भी स्प्रे की। उसके बाद डैशबोर्ड खोलकर शीशी रखने लगा। वहां चर्स भरा हुआ सिगरेट दिखाई दिया। उसने जल्दी से सिगरेट निकालकर देखा और सोचा, अगर लड़की ने उस सिगरेट को देख लिया तो क्या राय कायम करेगी। ये सोचते ही उसने खिड़की के शीशे को जरा नीचे करके सिगरेट बाहर फेंक दिया, फिर शीशे चढ़ाए। उसके बाद टैक्सी आगे बढ़ाकर डॉ मेडिकल कॉलेज के दरवाजे के सामने पहुंच गया। अब उसका दिल रह रहकर अपनी रफ्तार से ज्यादा धड़कने लगा था। वो सोच रहा था, वो आएगी और मैं फौरन ही टैक्सी से उतरकर उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोल दूंगा। फिर वो पिछली सीट पर बैठेगी तो फूल पत्तियों को देखकर और खुशबूदार माहौल में पहुंचकर हैरान रह जाएगी। मुझे खुश होकर देखेगी, फिर पूछेगी, क्या ये जन्नत मेरे लिए बनाई है। वो सोच रहा था और खुश हो रहा था। अंदर से घबराहट भी थी, पसीना पसीना हो रहा था। खिड़की के शीशे चढ़ाए हुए थे, कहीं से हवा नहीं आ रही थी। गर्मी से बुरा हाल था। अगर वो शीशे नीचे उतारता तो स्प्रे की हुई खुशबू हवा में तहलील होकर मातूम हो जाती। थोड़ी देर तक वो गर्मी बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने सोचा पसीने से अपना हुलिया खराब हो जाएगा, लिहाजा बाहर खुली हवा में खड़ा रहना चाहिए। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, फिर फौरन ही उसे बंद कर दिया ताकि खुशबू कैद रहे। 2 बज गए थे। वो नजर नहीं आई। दूसरी लड़कियां और लड़के 2-2 4-4 की टोली में निकल रहे थे और अपने अपने रास्ते जा रहे थे। कुछ तलबा और तालिबात वहां खड़ी हुई कॉलेज की एक बस के अंदर बैठ रहे थे। 2:10 हो गए, फिर 15 मिनट हो गए। वो नजर नहीं आ रही थी। क्या वो चली गई? उसका दिल टूटने लगा। क्या सुबह से अब तक वो जो सपने देख रहा था वो सचमुच सपने ही बनकर रह जाएंगे, या वो ताबीर बनकर सामने आएगी? 2:20 पर वो गेट के पास नजर आ ही गई। उसका सर झुका हुआ था। वो बहुत आहिस्तगी से चल रही थी। गेट के पास पहुंचकर उसने दीवार का सहारा लिया, जैसे चलने से माजूर हो, थक गई हो और बहुत परेशान हो। उसकी जुल्फें कहीं कहीं से बिखरी हुई थीं। चेहरा पसीने से तर था। उसने अभी तक बादशाह जानी को नहीं देखा था। वो दीवार का सहारा लिए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बादशाह ने सोचा, क्या किसी ने उसे छेड़ा है? किसी ने परेशान किया है? जरूर कोई बात है, उसे सताया गया है। वो बहुत बेहाल नजर आ रही है। वो हिचकिचाते हुए 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसी वक्त लड़की ने सर उठाकर देखा। बादशाह को देखते ही जैसे वो चौंक गई। उसने नेवी ब्लू कलर की पतलून और गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उस पर सियाह रंग की वॉस्केट थी। अगरचे कलर मैचिंग बेढंगी थी, लेकिन रंगों के तजाद में भी वो बड़ा ही दिलकश और बहुत ही खूबरू दिखाई दे रहा था। शायद वो हैरान हैरान सी होकर सोच रही थी कि ये कौन है? ड्राइवर नहीं है, कोई शहजादा है जो भेस बदलकर रियाया का हाल मालूम करने निकला है, फिर शहजादे के रूप में आ जाता है। वो जल्दी से संभल कर बोली, मैंने झूठ समझा था, तुम सचमुच आ गए। ये मर्द की जबान है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है, मर्द की जबान फेल नहीं हो सकती। वो उससे कतरा कर टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल से पता चल रहा था कि वो बुरी तरह थक गई है, अंदर से कमजोर हो गई है। उसने पूछा, तुम परेशान हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कहा है तो बताओ, मैं एक एक कप कचूमर निकाल दूंगा। वो पिछली सीट के दरवाजे की तरफ पहुंचकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मुझे कोई क्या कह सकता है? ये कहकर उसने दरवाजा खोला, फिर अंदर जाने से पहले ही ठिठक गई। खुशबू का एक झोंका अंदर से आया था।
ऐसा लगा जैसे वो धूप में चलते चलते एकदम से ठंडी छांव में पहुंच गई हो। उसने हैरानी से बादशाह की तरफ देखा, फिर गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो तेजी से चलता हुआ दूसरी तरफ स्टीयरिंग सीट पर पहुंचा। उस वक्त वो पिछली सीट पर बिखरी हुई फूल की पत्तियों को देख रही थी। उसकी आंखें जरा ख्वाबनाक हो गई थीं, जैसे सोच रही हों, फूलों की पत्तियां मेरे ख्वाबों से टूट टूट कर यहां कैसे बिखर गई हैं। हाय, इन पत्तियों की बारात में दूल्हा की खुशबू आ रही है। उसने नजर उठाकर बादशाह को देखा। वो उससे नजरें न मिला सका। जल्दी से सीधा होकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। धड़कते हुए दिल से सोचने लगा, मैं नजरें कैसे मिलाऊं? यूं लगता है उसकी आंखें मेरे चेहरे पर कुछ लिख रही हैं। मैं अनपढ़ हूं, पढ़ नहीं सकता। नजरों की जबान किस मकतब में सीखूं? मगर लड़की तो बस लड़की होती है ना। मगर ऐसे वक्त पहेली बन जाती है, बूझना मुश्किल हो जाता है। वो थोड़ी देर गुमसुम बैठा रहा। गाड़ी स्टार्ट करना भूल गया और इंतजार में रहा कि कुछ बोलेगी। जरूर पूछेगी कि ये सब क्या है, यहां फूलों की पत्तियां क्यों बिखरी हुई हैं, गाड़ी में इतनी खुशबू कहां से आ गई है। पहले तुम अजीब से हुलिये में थे, वापस आए तो शहजादे लग रहे हो। ये सब कुछ किसके लिए है? वो जरूर पूछेगी। और वो इसी इंतजार में बैठा रहा। आखिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। बंदर रोड को क्रॉस करने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई। दिमाग अंदर ही अंदर सवालात कर रहा था। वो चुप क्यों है? क्या बहुत ही मोहतात है? खुदाया उसके जज्बे को एक झटका लगे और वो भूल कर मुस्कुरा दे और मुस्कुराकर भूल जाए। उसका भी मान रहे कि मैंने चोरी नहीं पकड़ी। गाड़ी आरामबाग की तरफ से घूमती हुई फिर बंदर रोड पर पहुंच गई। तब पिछली सीट से गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई थी। बादशाह जानी से रहा न गया। उसने अगबनुमा आईने का रुख बदल कर देखा। वो पिछली सीट की पुश से टेक लगाए निढाल सी बैठी थी। उसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। उसने पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, मुझे बताओ क्या परेशानी है। मैं हर तरह से तुम्हारे काम आऊंगा। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी परेशानी अपनी जान देकर दूर कर दूंगा। लड़की ने पट से आंखें खोलकर उसे सवालिया नजरों से देखा। उसकी नजरें पूछ रही थीं, तुम जान देकर मेरी परेशानी क्यों दूर कर दोगे? मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? तुम मेरे कौन हो? वो चुपचाप ड्राइव करता रहा। कभी कभी कनखियों से अकबनुमा आईने में देखता रहा। अब उसकी सोच कह रही थी, ए लड़की, क्या तू मेरी कुछ नहीं लगती? देख, इन आंखों का देखना तुझसे है, ये कान तेरी आहट के लिए हैं, मेरी जान तुझसे है, पहचान तुझसे है। आज सुबह से मेरी एक एक सांस का रिश्ता तुझसे है। क्या अब भी तू मेरी कोई नहीं लगती? वो बोली, मैं परेशान नहीं हूं, बस क्या कहूं, तुम नहीं समझ सकोगे। वाह, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं समझ सकता? मैं इतने बड़े शहर के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक टैक्सी दौड़ाता हूं, हर तरह के आदमियों को समझता हूं, उनकी बोलियां भी समझ लेता हूं। अच्छा तो सुनो, आज मेरी डिसेक्शन की क्लास थी। डिसेक्शन समझते हो ना? यानी मैं अभी एक लाश के टुकड़े करके आ रही हूं। हैं? बादशाह जानी ने अचानक ही कार की रफ्तार सुस्त कर दी। फिर हैरानी से पूछा, क्या तुम लाश के टुकड़े करती हो? हां, हम एनाटॉमी में ऐसा ही करते हैं। अब तुम्हें एनाटॉमी का मतलब समझाना होगा। वो जल्दी से बोला, अरे नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं, सब समझता हूं। तुम डॉक्टर नहीं हो, लाश को चीरती फाड़ती हो, फिर परेशान होने की क्या बात है? हां, इससे पहले भी मैं डिसेक्शन क्लास अटेंड कर चुकी हूं, मगर आज हुआ यूं कि मेरे एक साथी लाश के चेहरे को डिसेक्ट कर रहा था। जब उसने आधे चेहरे की जिल्द काटकर अलग कर दी तो मेरा सर चकराने लगा। क्यों? सर क्यों चकराने लगा? इसलिए कि वो एक बहुत ही हसीन लड़की की लाश थी, बहुत खूबसूरत थी। जब उसका आधा चेहरा कट गया तो अचानक मेरे अंदर कुछ होने लगा। मुझे खूबसूरती और बदसूरती का संगम दिखाई दिया। उस लम्हे एहसास हुआ कि हम सब मुकम्मल नहीं हैं। हम सामने बस अपना आधा चेहरा रखते हैं, बाकी आधे चेहरे को छुपाते हैं, क्योंकि वो आधा चेहरा बहुत ही भयानक होता है। हम किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहते, दुनिया वालों से उसे छुपाते हैं, सिर्फ अपनी खूबसूरती का प्रचार करते हैं। ओह, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बादशाह जानी ने एक जूस वाले के करीब गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरते हुए बोला, मैं अभी माल्टे का जूस पिलाता हूं। यह कहकर वो जूस वाले के पास गया, उसे 2 गिलास का ऑर्डर दिया। वहीं एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ था।
उसने उंगली के इशारे से बादशाह जानी को अपने करीब बुलाया। फिर पूछा, ये गाड़ी में किसे बिठा कर ले जा रहे हो? उसने जरा करीब होकर कांस्टेबल के कान के पास कहा, यह बहुत बड़ी डॉक्टरनी है, अभी एक लाश को चीर फाड़ कर आ रही है, कोई कसाई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा? कांस्टेबल ने हैरानी से पूछा। हां, अभी जूस पीकर दूसरी लाश की बोटी करने जाएगी। कांस्टेबल ने बौखलाकर मुंह खोलते हुए टैक्सी की पिछली सीट की तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों के बजाय मुंह से उस लड़की को देख रहा हो। बादशाह जानी ने कहा, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। जानते हो एनाटॉमी किसे कहते हैं? कांस्टेबल ने मरूब होकर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। मुझसे सुनो, एनाटॉमी कहते हैं आधे चेहरे को। आधा चेहरा समझते हो? उसने फिर सर हिलाकर इनकार किया। नहीं। बादशाह ने कहा, मुझसे सुनो, देखो अभी तुम जोहर की नमाज पढ़कर आ रहे हो ना? हां, अभी नमाज पढ़कर आ रहा हूं। अच्छा, यहां इस ताक में खड़े हो कि कोई गलत जगह गाड़ी खड़ी करेगा तो उससे कुछ लेकर कानून अपने हाथ में ले लोगे और गलत जगह को सही जगह बना दोगे। कांस्टेबल ने ढीठ बनकर मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह तू बड़ा समझदार है, निकाल 2 रुपए। उसने जेब में हाथ डालकर 2 रुपए निकाले, फिर उसे देते हुए कहा, इसको आधा चेहरा कहते हैं। जूस पीने के बाद वो पैसे अदा करना चाहती थी, लेकिन बादशाह ने बिल अदा कर दिया। जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट होकर आगे बढ़ी तो अचानक लड़की ने पूछा, तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब? क्या तुम इस कदर खुश हो कि आज मेरे लिए किसी सवारी को नहीं उठा रहे हो, कमाई नहीं कर रहे हो, इतने खुश हो कि जूस पिला रहे हो? अब मैं तुमसे कहूंगी कि भूख लग रही है तो खाना भी अपनी जेब से खिलाओगे? ये मेरी खुशकिस्मती होगी, मैं जरूर खिलाऊंगा। देखो मैं जल्दी घर नहीं जाना चाहती, क्या तुम मुझे समंदर के किनारे ले जाओगे? मैं ठंडी हवा खाना चाहती हूं। वो खुश होकर बोला, ये तो मेरे दिल की बात है, मैं अभी ले चलता हूं। वो खुशी में कह गया था, ये उसके दिल की बात है, और इसी बात ने बहुत कुछ जाहिर कर दिया। वैसे भी वो पीछे बैठने वाली नादान नहीं थी, बहुत देर से बहुत कुछ समझती जा रही थी। उसने पूछा, ये तुमने फूल की पत्तियां क्यों बिखेरी हैं? वो बात यह है कि एक बारात की सवारी थी, दुल्हन को लेकर गया था। झूठ बोलते हो, अगर इन पत्तियों पर दूल्हा दुल्हन या कोई भी बैठता तो इनमें से कुछ मसली हुई होती, कुछ मुरझाई हुई होती, लेकिन सब की सब तरोताजा हैं। वो चुप रहा, जवाब में कह भी क्या सकता था। वो कहने लगी, मैं नादान नहीं हूं और ऐसी भी नहीं हूं कि किसी अजनबी के साथ समंदर के किनारे हवा खाने तन्हा चली जाऊं। ये बेहयाई नहीं है, बल्कि मेरी खुद एतमादी है। मुझे अपने आप पर बहुत एतमाद है। मैं समझती हूं कि जब मैं कमजोर नहीं हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कमजोर नहीं बना सकती। मैं क्या बोलूं, बस तुम्हारी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। मुझे बताओ तुम कौन हो? वही हूं जो तुम देख रही हो, एक टैक्सी ड्राइवर। तुम मुझे ऐसे नहीं लगते, यूं लगता है जैसे किसी बड़े खानदान के या बहुत ही अच्छे खानदान के फर्द हो, बहुत पढ़े लिखे हो, हालात से मजबूर होकर टैक्सी चला रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हालात तो हर आदमी को मजबूर करते हैं। मैं उधर 2 बरस तक सऊदी अरब में काम करता रहा, वहां से 80,000 रुपए लेकर आया। इधर 20,000 में एक छोटा सा मकान बनाया, 50,000 में ये टैक्सी खरीदी। 5 बरस से ये टैक्सी चला रहा हूं। तुमने शादी नहीं की? नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं आदमी नहीं हूं, सिर्फ ड्राइवर हूं। अगर हूं तो पूरा आदमी नहीं हूं। अभी तुमने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे पास आधा चेहरा होता है और बाकी आधे चेहरे को हम छुपाते हैं। जो मेरा टैक्सी ड्राइवर वाला चेहरा है ना, उसे मैं छुपाना चाहता हूं, मगर छुपता नहीं है। अगर ये कहीं छुप जाता तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती कि मुझे किसी अच्छे शरीफ घराने में लड़की मिले। वो तो मिल गई है। वो जरा चुप रहा, फिर बोला, आज मुझे जेंटलमैन बनकर टैक्सी में बैठना अच्छा लगा। खुशबू बहुत प्यारी लगी। अपनी टैक्सी में फूलों की बारिश करने को जी चाहा। अब अगर वो ना मिली तो मैं ईमान से कहता हूं, मैं मर जाऊंगा। पिछली सीट की तरफ खामोशी रही। टैक्सी अपनी मखसूस रफ्तार के साथ बड़ी इशारा पर दौड़ते हुए क्लिफ्टन की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद पिछली सीट से एक सवाल उभरा,
क्या मखमल में टाट का पेवन लग सकता है? वो जरा चुप रहा, जरा सोचता रहा, फिर बोला, मैं इसी बात को जरा उल्टा कर बोलता हूं। मैं गुदड़ी हूं, मुझ में लाल लग सकते हैं। बड़ी ही जोड़ तोड़ करने वाली बातें हो रही थीं। वो सोचने लगी, फिर सोचकर बोली, तुम उस लड़की के दिमाग में बैठकर सोचो जो कोठी में रहती है, आला तालीम हासिल करती है, जिसका ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना है। क्या वो लड़की अपने लोगों से ये बोल सकेगी कि उसने एक टैक्सी ड्राइवर को अपना जीवन साथी बनाया है? क्या हमारे समाज में अलग अलग मर्तबे नहीं हैं? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, इसीलिए तो मैं अपने आप को पूरा आदमी नहीं समझता, आधा आदमी हूं। अगर पूरा आदमी होता तो मैं टैक्सी में ना होता। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, इसीलिए तो मैं अपने आप को पूरा आदमी नहीं समझता, आधा आदमी हूं। अगर पूरा आदमी होता तो टैक्सी में ना होता, एक एयर कंडीशन कार में बैठकर उस लड़की के दरवाजे पर रिश्ता मांगने जाता। तुम ऐसे नहीं हो, फिर क्या हो सकता है? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में यह सीखा है कि झुककर किसी को नीचे से उठा लो और अपने बराबर ले आओ। क्या किताबों वाली यूनिवर्सिटी में यह सबक नहीं पढ़ाया जाता? वो विंड स्क्रीन के पार देखता हुआ अपने जवाब का इंतजार करने लगा। पीछे खामोशी रही, गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। वो इंतजार करता रहा। बहुत देर बाद आवाज आई, तुम मुझे अनपढ़ नहीं लगते, मेरी बात को बड़ी सादगी से काट रहे हो। वो बोला, हमारे मिस्त्री चाचा है ना, वो कहते हैं कि हमारे रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं पढ़ा था मगर सारी दुनिया को पढ़ा दिया। अनपढ़ होना एक मजबूरी भी हो सकती है, मगर जाहिल होना सबसे बुरी बात है। और चाचा कहते हैं कि मैं जाहिल नहीं हूं, सिर्फ अनपढ़ हूं। उसने क्लिफ्टन के पार्किंग एरिया में गाड़ी को रोकते हुए कहा, तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है? वो बोली, तुमने खा लिया है? वो मुस्कुराते हुए बोला, आज पहली बार मैंने दिन का खाना नहीं खाया। बस क्या बताऊं, सुबह से इतना खुश हूं कि अपने आप को भूला हुआ हूं। खाना कहां याद रहेगा? लड़की की नजरें झुक गईं। फिर वो बोली, अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलकर खा लो। और तुम? मैं ठहर कर खाऊंगी। मैंने बताया ना कि एक लाश के साथ वक्त गुजार कर आ रही हूं। उसे अपने हाथों से चीरा है, काटा है, उसकी एनाटॉमी की है, इसलिए अभी मेरा दिल खाने को नहीं चाह रहा। कोई बात नहीं, मैं भी ठहर कर खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। उसने गाड़ी को स्टार्ट करके बैक किया, फिर उसे साहिल की तरफ ले जाने लगा। खिड़की के शीशे उतर गए थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसने अकबनुमा आईने में देखा, लड़की की सियाह जुल्फें हवा की जद में उड़ रही थी। सियाह बालों के पेश मंजर में उसका गोरा गोरा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। आईने से नजरें हटाने को जी नहीं चाहता था। उसकी आंखों, उसकी नाक, उसके होंठ और उसके चेहरे के फनकाराना तराश देखकर वो बेचैनी से सोचता रहा कि शायर कैसे अपनी महबूबा की एक एक चीज की तारीफ करते हैं। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। शायद इसकी तारीफ यही है कि इसके हुस्न के बारे में कोई बोल ही ना सके। साहिल पर मर्द, औरतें और बच्चे दूर दूर तक नजर आ रहे थे। वो साहिल के साथ ड्राइव करता चला गया, लोगों की भीड़ से दूर निकल गया। साहिल के एक वीरान हिस्से में पहुंचकर उसने टैक्सी रोक दी। लड़की ने यह सवाल नहीं किया कि वो इतनी दूर वीराने में क्यों ले आया है। टैक्सी में कोई और होती तो बादशाह जानी उसके मुताल्लिक अच्छी राय कायम ना करता। उसका तजुर्बा यही था। दिन रात टैक्सी चलाते चलाते उसने ऐसी बेहया औरतों को देखा था जो तन्हा किसी मर्द के साथ टैक्सी में बैठकर वीरान इलाकों की तरफ जाती थीं। ये समंदर के साहिल पर भी आती थीं। लेकिन उस लड़की के मुताल्लिक वो कोई गलत बात सोचना भी नहीं चाहता था, बल्कि मोहब्बत का जोर शोर ऐसा था कि किसी कमजोर पहलू से लड़की के मुताल्लिक सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वो दोनों टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। पक्की सड़क को छोड़कर साहिल की रेत पर पहुंच गए। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस जगह आए जहां समंदर की लहरें जोर से आती थीं और उनके कदमों तक पहुंचकर सुस्त पड़ जाती थीं। फिर वो एक तरफ चलने लगे। बादशाह जानी ने कहा, तुम अपनी कोई बात बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठकर कॉलेज गई तो तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प लगीं। तुम ऐसे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि आज तक मैंने किसी टैक्सी ड्राइवर को इतनी सादगी और इतनी नादानी से बातें करते नहीं सुना। फिर कॉलेज जाकर मैं तुम्हें भूल गई। डी सेक्शन के बाद मेरी तबीयत बिगड़ सी गई थी। मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी रही,
फिर वहां से लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर गेट पर आ गई। मेरा जी चाहता था कि कोई आरामदेह गाड़ी हो और मैं इत्मीनान से बैठकर अपने घर पहुंच जाऊं। कॉलेज की गाड़ी में लड़के लड़कियां बहुत शोर मचाते हैं और पब्लिक बस में जगह भी नहीं मिलती। ऐसे ही वक्त तुम निगाहों के सामने आ गए। मैंने तुम्हारी टैक्सी का दरवाजा खोला तो ऐसी खुशबू, ऐसी जन्नत मिली जिसकी मुझे तलाश थी। एक लाश के पास से गुजरकर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मेहरबान की पनाह में आ गई हूं और वो मुझे थपक थपक कर सुला देगा। उसने अपनी सैंडलें उतारकर हाथ में पकड़ ली और नंगे पांव रेत पर चलती हुई बोली, जब मैं कॉलेज से आ रही थी उस वक्त मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थे। ज्यादा रकम होती और ऐसे में तुम किराया लेने से इनकार करते, खा तुम कितने ही खुश होते, तो मुझे वो बात बुरी लगती। मैं गुस्से से पूछती कि किराया क्यों नहीं लोगे, तुमने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है। लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें एक अहमक समझकर पैसे बचा लिए। मेरी अम्मी एक स्कूल टीचर हैं, बहुत महदूद आमदनी है, मुझे बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। मैं अम्मी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सोचती हूं जल्दी से यह आखिरी साल खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस शुरू करूं, कुछ आमदनी का जरिया हो। वो एकदम चौंक कर बोली, ओह, मैं क्या कहने जा रही थी और क्या कहने लगी। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे तुम्हारी टैक्सी में एक बार मुफ्त सफर करने के बाद दूसरी बार नहीं बैठना चाहिए था, मगर हालात ने मजबूर कर दिया। एक तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, परेशान थी, आरामदेह गाड़ी में सफर करना चाहती थी। दूसरी बात यह कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। सर उठाकर बादशाह जानी को देखा, फिर कहा, तुम्हारे बदले हुए हुलिये को देखकर ही सारी बातें मुझ पर रोशन हो गईं। तुमने ये हुलिया मेरे लिए बदला है। टैक्सी की पिछली सीट पर फूलों की पंखड़ियां मेरे लिए बिखेरी हैं। टैक्सी में महदूद खुशबू भी मेरे लिए ही है। मैं थोड़ी देर गुमसुम रही, समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारे ख्वाबों को कैसे चकनाचूर कर दूं। फिर मेरे अंदर किसी ने कहा कि तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो, तुम्हारे अंदर छिचोरापन नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही छिचोरे और बेढंगे अंदाज में अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत और अपनी तलब पेश करते हैं। तुम अनपढ़ टैक्सी ड्राइवर हो, मगर फूलों और खुशबुओं की जबान से अपने दिल की बात जाहिर कर दी, अपनी जबान से कुछ नहीं कहा। तुम्हारा ये शायराना अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी दूर वीरान साहिल तक इस एतमाद से आ गई हूं कि तुम कोई सस्ती तबीयत के आदमी नहीं हो। वो चलते चलते रुक गई, फिर समंदर को दूर तक देखने लगी। वो जिस जगह खड़ी हुई थी वहां तक समंदर की लहरें पहुंच रही थीं। बादशाह जानी के जूते भीग रहे थे। वो जरा पीछे हटकर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। वो बोली, हम बातों ही बातों में बहुत दूर निकल आए हैं, वापस चलें? वो अपने एक हाथ में जूते और मोजे उठाकर खड़ा हो गया, फिर उसके साथ वापस चलते हुए बोला, अपनी बात कुछ तो बोलो। और क्या बोलूं? मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है। तुम मेरे लिए अपनी सवारियां छोड़कर नुकसान उठा रहे हो और मैं तफरी कर रही हूं। ऐसी बात न बोलो। तुम पेट्रोल जलने की बात करती हो, मैं तुम्हारे लिए अपना घर फूंक सकता हूं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकता हूं। बस तुम अच्छी अच्छी बातें बोलती जाओ, मैं सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। जब तुम घर चली जाओगी ना तो मैं इन्हीं बातों से आज का दिन, आज की रात गुजार लूंगा। कल सुबह तुम्हारी बातें फिर सुनूंगा। मैं दुआ करता हूं कि इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर जाए। मैं आगे पीछे दाएं बाएं दुनिया को बिल्कुल ना देखूं, देखूं तो तुम्हें ही देखूं। क्या मैं बहुत अच्छी लगती हूं? बहुत, और बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जैसी मैं नजर आ रही हूं वैसी खूबसूरत नहीं हूं। तुम मुझे मुकम्मल देख रहे हो और मैं आधी हूं। मेरा आधा चेहरा बहुत ही भयानक है। वो उसे देखकर हंसने लगा, फिर बोला, अभी तक तुम्हें उस लाश का चेहरा नजर आ रहा है। तुमने बताया था कि वो एक हसीन लड़की की लाश थी। हां, मैंने उसका आधा खूबसूरत और आधा बदसूरत चेहरा देखने के बाद ही ये राय कायम की है कि हुस्न पानी का बुलबुला होता है, देखते ही देखते फना हो जाता है। अगर मेरे पास ये हुस्न ना रहे, मेरा चेहरा बिगड़ जाए, तो क्या तुम्हारी तलब वैसी ही रहेगी? मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम जिस सूरत में भी मिलोगी मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। सोच समझ कर जवाब दो।
तुमने मुझे क्यों पसंद किया? पहले मेरा चेहरा ही देखा था। लोग पहले जाहिरी हुस्न को देखते हैं। उस हुस्न के अंदर जो खूबसूरती होती है उसे बाद में पहचाना जाता है। कितनी ही बदसूरत लड़कियां होती हैं जो अंदर से खूबसूरत होती हैं, लेकिन कोई उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि उनमें बज़ाहिर मुतासिर करने वाली कोई बात नहीं होती। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिंदगी में पहली बार तुम्हें पसंद किया है। तुम्हें ही सुबह से अब तक बार बार देखा है, वरना मैं किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। अब तुम जैसी भी सूरत लेकर मुझे मिलोगी, तुम ही रहोगी, कोई दूसरी लड़की नहीं बन जाओगी। फिर मैं तुमसे मुंह कैसे फेर सकूंगा?